ठीक है, तो हमने इससे पहले नॉर्मलाइजेशन का डिस्कशन कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हमें क्या बता रहा था? नॉर्मलाइजेशन हमें बताता था कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है हमें टेबल्स को, क्योंकि हमें दिक्कतें थी, रिडंडेंसी की दिक्कत थी, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली, अपडेशन एनॉमली की दिक्कत थी। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें थी, इनसे ही निकलने के लिए नॉर्मलाइजेशन आया था कि कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म अपने टेबल पर लगाते जाएँ कि उनसे ये दिक्कतें रिमूव होती जाएंगी। और डीकम्पोजिशन क्या कहता है? अब टेबल को डीकम्पोज करके ही तो नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक तो तरीका है कि आप उसी टेबल को नॉर्मलाइज करते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन क्या है? ब्रेक द रिलेशन इनटू मैनी रिलेशंस, ताकि जो ये नॉर्मलाइजेशन हम लगा रहे थे वो प्रॉपर तरीके से हम लगा पाएँ। ठीक है, तो अब डीकम्पोजिशन की टाइप कितने होते हैं? तो डीकम्पोजिशन की एक डेफिनेशन अगर देखें तो डीकम्पोजिशंस मीन ब्रेक द रिलेशन इनटू नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ डीकम्पोजिशंस में लॉसी, लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग, ये 4 चीज़ पढ़ना है। गेट में लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन में हम शुरू करते हैं पहले लॉसी। अच्छा, या फिर एक बार देखते हैं कि हमें कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, क्या दिक्कत थी अगर प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ? तो अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है ए बी सी डी ई का, ठीक है, इसको मैंने 2 रिलेशन में ब्रेक किया मान लेते हैं, ए और बी, और रिलेशन सी डी और ई। ठीक है, एक हमारे पास टेबल है मान लेते हैं, मान लेते हैं ये रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इनको 2 रिलेशन में ब्रेक करेंगे, किस किस में? ए बी और सी डी ई। तो ए बी में ब्रेक करते हैं, तो ए बी में क्या जाएगा? 1 2 2 2 2 4 3 8। और दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? सी डी ई का एक रिलेशन R1 ये बना, R2 ये बना। अगर इसको हम R2 नाम देते हैं, इसको R1 दे दें, तो R2 में क्या आया? C D और E आया। 4 8 6 2 4 6 2 8 10 और 10 15 20। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन से ये 2 रिलेशन डीकम्पोज हुए थे। अब इन 2 रिलेशन से अगर हम वापस से वो रिलेशन बनाना चाहे तो बनेगा? चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम 1 2 किस किस के साथ जुड़ेगा? इन चारों के साथ जुड़ेगा, क्योंकि कुछ भी तो कॉमन है नहीं। तो कितने देगा टपल? ये 4 टपल यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ये विजुलाइज होना चाहिए। 1 2 का रिलेशन 4 8 6 के साथ, 1 2 का रिलेशन 2 4 6 के साथ, 1 2 का रिलेशन 2 8 10 के साथ, 1 2 का रिलेशन 10 15 20 के साथ। तो कितने रिलेशन बने? 4 रिलेशन बने। इसी तरह इसके कितने बनेंगे? इसके भी 4 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? इसके भी 4 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? इसके भी 4 बनेंगे। 4 4 8 8 4 12 16 रिलेशन बन गए। ठीक है, हमारे पास थे कितने? हमारे पास तो थे 4 ही। ठीक है, तो थे हमारे वैलिड कितने थे? 4 ही, लेकिन बने कितने? 16। कितने रिडंडेंट रहे? 12 रिडंडेंट रहे। मतलब 12 जो हमारे ओरिजिनल टेबल में थे नहीं, वो भी जनरेट हो गए इससे। तो ये 12 कैसे टपल कहलाते हैं? ठीक है, सप्रीशियस टपल। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा बची, काम की कितनी थी हमारी? 4 ही, लेकिन ये 12 एक्स्ट्रा जनरेट हो गई। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन में भी ऐसा करना है कि हम जब डीकम्पोज करें उन टेबलों को, उनको वापस से ज्वाइन करें, तो हमें उतनी ही नंबर ऑफ टेबल्स उतना ही डेटा मिलना चाहिए जितना पहले टेबल में था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 टेबल में हमने उसको डिवाइड किया, देन दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा ही डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन भी हमें प्रॉपर से करना पड़ता है। तो अब इसी वजह से ही ये डीकम्पोजिशन 4 पार्ट में बांटा गया: लॉसी, लॉसलेस, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग। अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। लॉसी क्या होता है? लॉसलेस क्या होता है?
ठीक है। तो जो मैंने पहले एग्जांपल दिया वो किसका एग्जांपल था, लॉसी का। उसमें डेटा क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, मतलब या फिर डेटा बढ़ जा रहा था या फिर जितना डेटा आना चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहा था, उससे कम आ रहा था। तो ये सब किस में आता है, लॉसी में आता है। लॉसलेस में क्या होगा, लॉसलेस में कुछ आपके पास ऐसा डेटा रहा होगा, एक रिलेशन रहा होगा, मान लेते 4 ही है, और डेटा इसको 2 रिलेशन में ब्रेक किया, R1 में AB था और R2 में BCD था। ठीक है, ओवरऑल रिलेशन मेरा क्या था, ABCD। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा था मेरे पास। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करूंगा तो R1 टेबल में कौन सा डेटा जाएगा, A और B का डेटा जाएगा, 1 2 2 3 2 4 और 4 और 5। और R2 के टेबल में कौन सा डेटा जाएगा, B C और D का डेटा जाएगा। BCD में क्या है, 2 3 4 5 8 7 7 6 12 6 6 12। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, B है। ठीक है, तो किसके बेसिस पे ऐड होगा, ये दोनों टेबल B के बेसिस पे ऐड होंगी। तो 2 इधर देखो, 2 कहाँ पर है, एक ही जगह है। 3 कहाँ पर है, एक ही जगह है। 4 कहाँ पे है, एक ही जगह है। 5 कहाँ है, एक ही जगह है। तो आपको जब स्प्लिट किया तब भी कितना डेटा था, 4। जब इन दोनों कंबाइन किया तो भी कितना डेटा है, 4 ही टपल है। तो फिर ये क्या हो गया, ये लॉसलेस डीकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, लॉसी क्या था, हमें एक्स्ट्रा डेटा मिल जा रहा था। लॉसलेस क्या है, हमें उतना ही डेटा मिलेगा जितना पहले टेबल में था, बाद में डीकम्पोज किया उतना ही डेटा है, और डीकम्पोज को अगर वापस से हम ओरिजिनल रिलेशन में जाते हैं तो उतना ही डेटा मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है, लॉसलेस डीकम्पोजिशन कहलाता है। लेकिन हर बार आपको ऐसे एज्यूम करके तो जाना नहीं पड़ेगा, तो हमें डायरेक्ट मेथड देखना पड़ेगा कि लॉसलेस लॉसी कैसे होगा, क्योंकि आपको किस फॉर्म में दिया होगा, ये FDs के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉसलेस लॉसी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है ये लॉसलेस है या लॉसी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर रिलेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख देता हूँ, नोट। अगर रिलेशन को डीकम्पोज किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, नहीं है, तो ये 100% क्या होगा, लॉसी होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है क्वेश्चन में कि कोई कॉमन एट्रीब्यूट है या नहीं। तो एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट, हाँ है, D। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना, द डीकम्पोजिशंस आर लॉसी और लॉसलेस इफ कॉमन एट्रीब्यूट और डीकम्पोज रिलेशन इज कैंडिडेट की आइदर एनी ऑफ द डीकम्पोज्ड, इसमें हो या इसमें, R2 D C और E है। ठीक है, अब देखो A टेंस टू B है, क्या इसमें C है, नहीं है। D टेंस टू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे परसिस्ट कर रही है। इसमें देखते हैं क्या आता है, D टेंस टू C है, D टेंस टू E है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो A और D यहाँ तो परसिस्ट कर रहे थे, तो मतलब इसमें प्राइमरी की तो परसिस्ट कर रहा है इस ओवरऑल टेबल की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर D है और यहाँ पर D है, और यहाँ पर D क्या है, एज अ कैंडिडेट की तरह काम कर रहा है ना। ठीक है, क्योंकि D ही C को डिराइव कर पा रहा है, D ही E को डिराइव कर रहा है और D खुद को भी डिराइव कर रहा हो, तो यहाँ पे की क्या हुई, कैंडिडेट की D हुई। और एक किसी भी टेबल की एक कैंडिडेट की जो भी है, चाहे वो D हो या फिर यहाँ पर देखो तो A और D मिलकर है कैंडिडेट की। ठीक है, तो यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तो D यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट की है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो गारंटीड है अगर एक टेबल में एक कैंडिडेट की आ चुकी है तो वो जब भी इन दोनों को तुम ज्वाइन करोगे हमेशा कैसे मिलेगा, लॉसलेस मिलेगा। ठीक है,
तो ये बात याद रखना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, दोनों का एट्रीब्यूट देख लो और उसके बाद देख लो जो इसका कॉमन एट्रीब्यूट है क्या किसी भी टेबल में वो एज अ प्राइमरी की बन रहा है। अगर बन रहा है तो गारंटीड है ये लॉसलेस होगा, और दोनों में ही नहीं बनता अगर डी प्राइम एट्रीब्यूट या फिर बोल दो कि प्राइम एट्रीब्यूट नहीं, कैंडिडेट की नहीं बनता, तो फिर हम कह देते लॉसी है। ठीक है, तो ये लॉसलेस है। अब हम 3-4 क्वेश्चन एक साथ देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो लॉसलेस और लॉसी चेक करना हमने सीखा। इन दोनों क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं और इन्हीं दोनों क्वेश्चन से हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग भी सीख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है A टेंस टू B, A टेंस टू C, D टेंस टू E। तो पहला स्टेप, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे, मैंने एक डायरेक्ट वीडियो मतलब बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ADE है और ABC है। A जो है B और C दोनों को डिराइव कर ले रहा है, हाँ कर ले रहा है। ठीक है, तो मतलब कि A क्या है, हमारी की बन रही है, की बन रही है इस रिलेशन में और इसमें वो कॉमन है, तो ये क्या है, लॉसलेस तो है। आप डायरेक्ट देख सकते हो, डायरेक्ट ही देखना आपको सीखना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे तो R1 लिखो, A B C लिखो, R2 लिखो, A D E लिखो। ठीक है, देन इसमें जितनी भी डिपेंडेंसी A B C से रिलेटेड लिखी हुई हैं वो सारी लिख दो। कौन कौन सी, A टेंस टू B है, A टेंस टू C है, इसमें D टेंस टू E आ रही है, और कोई आ रही है क्या, नहीं आ रही। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी आ रही है, जो आ रही है वो सिर्फ वही लिखने होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे जितनी सारी दिख रही है सारी इनमें डाल दो। ठीक है, जो बन रही है सिर्फ वही लिखते हैं। कैसे दिखा, A B C से बनने वाली एक ये रही, एक ये रही, और कोई बन रही थी क्या, A B C से नहीं बन रही थी। यहाँ पे C था लेकिन यहाँ D से डिराइव हो रहा था, तो D तो हमारे में इसमें थी नहीं तो मैंने नहीं लिखी। ठीक है, अब यहाँ देखो A क्या है, की बन रही है, हाँ इस टेबल की A की बन रही है और इसमें कॉमन है, तो ये क्या है, लॉसलेस है। एक टेबल में की होनी चाहिए, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक है, दोनों में तो और अच्छा बात है। लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होता है, जो आपको मेन क्वेश्चन में जितनी भी डिपेंडेंसी दी है क्या वो सारी डिपेंडेंसी इन दोनों में आ रही है, नहीं आ रही ना। D टेंस टू E कहाँ आई, D टेंस टू C कहाँ आई, इसमें ना, इसमें एग्जिस्ट की ना इसमें एग्जिस्ट की, तो ये क्या नहीं है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। तो ये क्या है, लॉसलेस तो है बट डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। इस वाले को अगर चेक करें तो हम टेबल ही बना लेते हैं। A B C है और R2 क्या है, B C D है। चेक करो R1 में क्या क्या आएगा, A टेंस टू B C आ जाएगा और B C टेंस टू A आ जाएगा, B टेंस टू C D, B टेंस टू C आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको डिकम्पोज लिख सकते थे ना, B टेंस टू C, B टेंस टू D, तो B टेंस टू C आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 B C D है, B C D, तो यहाँ पे चेक करो B से C D डिराइव हो जा रहा है और B C से A डिराइव हो जा रहा है, लेकिन A यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड को डिकम्पोज नहीं कर सकते लेकिन राइट हैंड साइड को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A की आया, तो देखो यहाँ पर B की है ना, एक टेबल में की प्रिजर्व करनी होती तो यहाँ पे प्रिजर्व है और B ही कॉमन है, तो ये लॉसलेस तो है। ठीक है, लेकिन क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, A टेंस टू B C आ गया, B C टेंस टू A आ गया, B टेंस टू C D आ गया, तो मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। DP से दिखा रहा हूँ मैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एक और मेथड होता है लॉसलेस और लॉसी निकालने का, वो टेबल बना के अल्फा अल्फा लिखते हैं, वैसे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन आप इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करो क्योंकि यही मेथड आप गेट में लगाओगे। ठीक है, इससे ईजिली आपको पता चल जाएगा। आपको बस क्या चेक करना है, दोनों में डिपेंडेंसी लिखो। अगर आप यहाँ डायरेक्टली देख पा रहे हो तो डायरेक्टली देखो, अगर डायरेक्टली नहीं देख पा रहे तो दोनों की अलग अलग डिपेंडेंसी लिख लो। देख लो क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो इसमें कॉमन है वो किसी भी टेबल में की है क्या, अगर है तो लॉसलेस है, अगर नहीं है तो लॉसलेस नहीं है। ठीक है, लॉसी है फिर। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। एक मैं वो अल्फा से भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ वो सिर्फ लॉसलेस और लॉसी पे काम करता है, आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहला मेथड ज़्यादा बेस्ट है, आप उसी की प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें सारे एट्रीब्यूट की एक टेबल बना लो, A B C D E, जितने रिलेशन हो यहाँ लिख लो।
ठीक है, तो ये आपकी टेबल तैयार हो जाती है। देन क्या करो, R1 में जितने एट्रीब्यूट हैं उनकी जगह आप अल्फ़ा लिख सकते हो या A लिख लो, R2 में जितने हैं उनकी जगह लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक अल्फ़ा खाली है, ठीक है, तो क्या A B C में से ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जो D को डिफाइन कर रहा था ओरिजिनल में, तो C डिफाइन कर ले रहा था D को। यहाँ पर देखो ना, C डिफाइन कर ले रहा था D को, तो यहाँ पर भी C डिफाइन कर लेगा D को, तो यहाँ पे अल्फ़ा लगा दो, लगा दिया। अब देखो इस रिलेशन में क्या इस रिलेशन में कोई भी E को डिफाइन कर पा रहा था? E को कोई भी डिफाइन नहीं कर पा रहा था, तो E में तो कोई अल्फ़ा आया नहीं, ठीक है। अब क्या इस वाली रो को पूरा फिल कर सकते हैं? C क्या A और B को डिफाइन कर पा रहा था? C D को सिर्फ डिफाइन कर पा रहा था और किसी को नहीं। तो D क्या A और B को डिफाइन कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर ना इस वाली रो में पूरे अल्फ़ा हो पाए, ना इस वाली रो में पूरा अल्फ़ा हो पाए। तो हमसे कहता है कि एटलीस्ट एक रो में 100% अल्फ़ा होने चाहिए, अल्फ़ा होना चाहिए, तब हम क्या कह पाएंगे उसको, वो लॉसलेस है। तो ये इस टाइम क्या है, लॉसी है, ठीक है। आप इसको पुराने वाले मेथड से चेक करना, क्या देखना वो भी लॉसी आता है, आप कमेंट करना इसका क्या ये लॉसी है या लॉसलेस है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन मेथड, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कमेंट करना आप इसको। मेरे हिसाब से ये लॉसी है।